अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिद हेयर। आप लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि सी लॉ की एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन थोड़ी सी हल्की है। तो कोई बात नहीं। अब इस वीडियो में जो पिछली 4 अटेम्प्ट्स गुजरी हैं कैप की, उनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। शक्ल बस शुरू में थोड़ी देर के लिए दिखानी थी, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स आपको स्क्रीन पे सिर्फ एमसीक्यूज़ नजर आएंगे। लेट्स गो। तो लेट्स स्टार्ट विद क्या है ये 8 सितंबर 2023 यानी कि ऑटम 2023। पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है। कोई कंपनी थी, 15 मिलियन शेयर कैपिटल था, 50 रुपए का एक शेयर था। मीटिंग हुई 4 सितंबर को। दो बंदों ने कहा कि मीटिंग में धांधली हुई है, मीटिंग दोबारा कराओ, मीटिंग को इनवैलिड करार दिया जाए। तो लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि आपने विद इन 30 डेज कोर्ट को एप्लीकेशन दे देनी है। और किन लोगों ने देनी है, जिनके पास एटलीस्ट 10% ज्यादा शेयर होल्डिंग हो। तो हमें यहीं से पता लग गया कि ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे भला कोर्ट को एप्लीकेशन देनी है, ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही फरे हो गए। और विद इन 30 डेज देनी है, यानी कि अक्टूबर 3 जो है वो सही डेट है, लेकिन स्टिल कैलकुलेशन 30,000 शेयर्स की कैसे हुई। आपके पास अगर 15 मिलियन शेयर कैपिटल था, डिवाइड करें उसे 50 रुपए से, कि एक शेयर कितने का था, आंसर आएगा 3 लाख रुपए, 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। तो 3 लाख का 10% क्या होता है, 30,000। तो ये ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से कोई कम्युनिकेशन करनी थी, तो उसका बेस्ट मेथड कौन सा होगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास बेस्ट है, जिसमें सारे के सारे ऊपर एबीसी वाले जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड है। कि पोस्ट भी हो, कोरियर भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मींस भी हो, और जो कुछ भी एससीपी बता दे कि बेस्ट तरीकेकार होता है, वो सारे के सारे मेथड जो है वो इंक्लूडेड हों। नेक्स्ट, नंबर 3। आपसे पूछा जा रहा है कि जो एसोसिएटेड कंपनीज या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का रिश्ता कायम करने के लिए कौन सी चीज को एक्सेप्शन के तौर पर रखा जाता है। तो उसमें एक्सेप्शन आपने पढ़ी होगी, ऑप्शन नंबर 8, डायरेक्टरशिप नॉमिनेटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कि अगर किसी ने इसलिए आपको डायरेक्टर बना दिया है कि हमने इसे लोन दिया था, और लोन के बदले हमने ये शर्त रखी थी कि ये बंदा डायरेक्टर के तौर पे काम करेगा, तो वहां जो है वो उसे एक्सक्लूड किया जाता है, उसे डायरेक्टरशिप में उसको काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट, नंबर 4। आपकी कंपनी ने वॉलंटरी वेंडिंग अब शुरू की, लेकिन कुछ लोगों ने झगड़ा डाल दिया कि नहीं भाई, आपने वॉलंटरी जो है वो नहीं करनी वेंडिंग अब। तो ऐसे केस में क्या होगा, पिटीशन जो लोगों ने फाइल कर दी उसका क्या स्टेटस होगा। तो ऑप्शन ए ये कहता है कि कोर्ट सुन के बताएगा कि क्या इसकी जो है वॉलंटरी वेंडिंग अब हमें करनी चाहिए या नहीं। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि मेंबर बनने के लिए कौन सी शर्त होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है कि वो खुद कहे कि मैं मेंबर बनूं और उसे शेयर्स मिले। बंदा ऑप्शन ई कह रहा है कि बंदा हर जनरल मीटिंग में पाया जाए। ऑप्शन सी कह रहा है कि बंदा बहुत सारे पैसे दे। और ऑप्शन डी कह रहा है कि एनुअल रिपोर्ट पे लिखा हो कि ये बंदा शेयर होल्डर है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ए है, कि भाई वो खुद कहे कि मैंने मेंबर बनना है, और उससे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो। शेयर कंपनी के केस में, शेयर कैपिटल वाली कंपनी के केस में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो। और गारंटी लिमिटेड के केस में वो कहे कि मैंने खुद मेंबर बनना है, और वो साथ जो अमाउंट ऑफ गारंटी है उससे एग्री करे, या खुद बताए कि मैं इतनी अमाउंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप जो है वो देने को तैयार हूँ। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि जो रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस होता है, उसकी जिंदगी का क्या मकसद है। तो ऑप्शन सी बेस्ट हमें लग रहा है, कि उसका मकसद ये होता है कि उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का हिसाब किताब रहे, कि हमारे पास ये फला एसी पड़ा है, वो हमने चार्ज पे रखवा के फला बैंक से लोन लिया हुआ था, हमारे पास फला जो है वो प्रॉपर्टी है, वो हमने फला बैंक के साथ गिरवी रखवा के उसके ऊपर हमने लोन लिया हुआ है, तो उसको इसलिए होता है वो रजिस्टर। नेक्स्ट बात हो रही है डायरेक्टर की ट्रांजैक्शन की कंपनी से। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कंपनीज गाड़ी बनाती है, तो जो है डायरेक्टर ने कहा कि यार ऐसा करो, मुझसे पैसे ले लो और एक गाड़ी मुझे भी दे दो। तो ऐसे मौके पे लॉ क्या कहता है। तो लॉ कहता है कि आपने जो डायरेक्टर है उससे एक भी 100 रुपए का नोट भी नहीं लेना। जो भी ट्रांजेक्शन होगी, कैश ट्रांजेक्शन, वो थ्रू बैंकिंग चैनल होगी। तो हमें ऑप्शन सी बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, कंपनी ने कहा कि फाइनल डिविडेंड देंगे हम शेयर होल्डर्स को, कोई परसेंटेज बता दी कि इस हिसाब से हम डिविडेंड देंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही आप जो है, नॉर्मल बिजनेस ये काउंट होता है, तो आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही जो है मेंबर्स ने पास करा देना है कि हाँ ठीक है, इतना डिविडेंड हम लेने को खुश है। और अगर खुश नहीं भी है तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, अप्रूवल करो या मना कर दो। तो ऑप्शन ए हमें बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, एक बंदे ने कहा कि मुझे मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखाए जाएं, लेकिन कंपनी ने कहा कि इंटरनल ऑडिट चल रहा है, इसलिए निकलो, हमने कोई नहीं आपको अपने जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखाने। तो ऐसे मौके पे बंदा क्या कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी, वो रजिस्ट्रार से कंप्लेन कर सकता है कि कंपनी ने मुझे जो है वो नहीं देखने दिया, रजिस्टर रजिस्टर नहीं देख सॉरी रजिस्टर नहीं देखने दिया, मिनट्स नहीं देखने दिए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि लॉ के मुताबिक कब ये कंसिडर किया जाता है कि कंपनी अपने डेट्स वापस नहीं कर सकती। तो ये सिचुएशन तब आती है जब कंपनी की लायबिलिटीज जो हैं उसके एसेट से ज्यादा हो जाए। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमें लग रहा है? बी हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि डिविडेंड क्यों करते हैं। तो वैसे तो डिविडेंड करने के मुख्तलिफ रीजंस हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमें लग रहा है सी, के शेयर होल्डर्स को इनाम दिया जाए। शेयर होल्डर्स से कंपनी कह गया तुमने हमें बहुत सारे पैसे दिए थे, अब हम तुम्हें हर साल थोड़े थोड़े पैसे देके तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट थी उसका हम सिला तुम्हें देंगे। नेक्स्ट, कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस पाकिस्तान से बाहर हैं, तो क्या इससे मौके पर लॉ ने बताया? तो लॉ ने हमें ये बताया है कि हर ब्रांच के अलग अपने अकाउंट्स बनाने हैं और कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद, पीरियड कुछ मतलब क्वार्टर्स बाद आपने वो अकाउंट्स उठा के जो हेड ऑफिस है उधर सेंड कर देने हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमें बेस्ट लग रहा है? हमें ऑप्शन बी सही लग रहा है। नेक्स्ट, कंपनी ने कहा कि हम एक डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स इशू करेंगे जिन पे डिफरेंट वोटिंग राइट्स होंगे। तो एक शेयर होल्डर ने पूछा कि आपको क्या परेशानी है जो आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन बेस्ट है? ए है कि इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो है लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बच जाए। नहीं है, हमें सही नहीं लग रहा। टू रिस्ट्रिक्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, कंपनी चाहती है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है वो डिसीजन में पार्ट ना लें। ये भी गलत है। सी, ताकि एक फेयर एलोकेशन हो, इंसाफ से जो है वो काम हो, ताकि डिफरेंट शेयर होल्डर्स के दरमियान। तो ये हमें सही लग रहा है। और ऑप्शन डी, टू डिस्करेज स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इन मार्केट वॉलेटिलिटी, इसका वोटिंग पावर्स वगैरह से क्या फर्क? तो हमें ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि कंपनीज एक्ट 2017 जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। ए, जो लॉ आने से पहले, नहीं सॉरी, सब्सिक्वेंट केस में, कि लॉ आने के बाद वाले सारे केसेस पे अप्लाई होगा। ऑप्शन बी, पहले और बाद दोनों पे अप्लाई होगा। ऑप्शन सी होगा बिफोर इस कमेंसमेंट, यानी कि लॉ आने से पहले वाले केसेस पे अप्लाई होगा। या ऑप्शन डी, कमीशन ये सोच के बताएगा कि फलां केस पे हमने लॉ लगाना है और फलां केस पे हमने लॉ नहीं लगाना। तो ऑप्शन बी हमें सही लग रहा है कि बिफोर कमेंसमेंट एंड आफ्टर कमेंसमेंट, बैक डेट पे भी ये यूज होगा और जब आ गया उसके बाद तो यूज होगा ही होगा। तो ये था हमारा पहला पेपर। लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास ये आया है मार्च 2023, यानी कि स्प्रिंग 2023। इसको देखते हैं। इस कंपनी के पास जो थे वो ऑडिटेड अकाउंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उसने जो अपनी एजीएम थी वो लेट कर दी। क्या वो पूछ रहा है एनुअल रिटर्न कब तक जमा करानी है? तो एनुअल रिटर्न के बारे में लॉ क्या कहता है कि आपने जमा करानी है विद इन 30 डेज फ्रॉम एजीएम या विद इन 30 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर। तो पहले कौन सा इवेंट हुआ था? एंड ऑफ द ईयर पहले हुआ था, अगले साल जाके इसने एजीएम कराई। तो आपने 31 दिसंबर से विद इन 30 डेज ये जमा करानी है। तो 31 दिसंबर से विद इन 30 डेज निकालें जरा, कितना बनता है? 29 जनवरी बनता है। नेक्स्ट, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी का जो है वो डायरेक्टर छोड़ के चला गया, तो कौन नया डायरेक्टर लगाएगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगाएगी। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट के बारे में कौन सी बात इनमें से सच है? इट शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड साइंड बाय द चेयरमैन। ही तो सच्ची बात है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसमें सिर्फ प्रिंसिपल रिस्क बताए जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। इसमें सिर्फ नॉन जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। वो भी नहीं। तो पीछे क्या बचा? ऑप्शन बी, जो ये बता रहा है कि प्राइवेट कंपनी ने या वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल जो 3 मिलियन से कम है, वो कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनाएगी। तो हमें जो है वो ऑप्शन बी बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, इस कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल था 100 मिलियन शेयर्स और असल में कैपिटल कितना है? 50 मिलियन शेयर। यहाँ से हमने कंफ्यूज नहीं होना। ऑथराइज शेयर कैपिटल किसी काम का नहीं हमारे, हमें देखना है कि एक्चुअल शेयर कैपिटल कितना है, जो क्या है 50 मिलियन शेयर्स। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है क्रेडिटर्स अपॉइंटमेंट कर सकते हैं लिक्विडेटर की अगर 60% से ज्यादा लोन उन्हें दिया हुआ हो। तो 50 मिलियन शेयर्स थे, 10 रुपए का एक शेयर है। टोटल शेयर कैपिटल कितना हुआ? 500 मिलियन। 500 मिलियन का आप देख लें 60% क्या होता है, तो वो होता है 300 मिलियन। नेक्स्ट, ये काशिफ साहब ने बनना था चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो कौन बताएगा कि उनकी रेम्यूनरेशन कितनी है? तो उनकी रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स बैठ के बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी वाली ऐसी हरकत है जो कि जिससे कोर्ट आपकी वाइंडिंग अपनी शुरू कर देगा? तो ऑप्शन बी, सी और डी तो वाकई वो रीजंस हैं जिसकी वजह से कोर्ट आपकी वाइंडिंग अप शुरू कर देगा। ऑप्शन ए वो वाला ऑप्शन है जहां कंपनी खुद अगर कह रही है कि हमारी वाइंडिंग अप करो, वाइंडिंग अप उसकी फिर भी होगी, लेकिन वो थ्रू कोर्ट नहीं होगी। वो कंपनी मतलब जैसे वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहते हैं, ये वो वाली वाइंडिंग अप होगी। नेक्स्ट, कौन सी वाली जो पावर है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो डायरेक्टर्स शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, बोरो मनी भी कर सकते हैं, डिबेंचर्स वगैरह भी इशू कर सकते हैं, लेकिन वो सब्सिडरी जो है वो किसी कंपनी की उठा के नहीं बेच सकते। तो
ये आपको पूछ करने के लिए एक दफा मेंबर से भी पूछना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, इस कंपनी ने दूसरी कंपनी में एक अदद क्रेडिटर लगाना है और उस बंदे ने भी रजामंदी दे दी कि हाँ मैं क्रेडिटर लगने को तैयार हूं। तो कितने दिनों में और किससे ये जो है रजामंदी दी जाएगी? तो 15 डेज के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को बताना है कि ये बंदा जो है वो डायरेक्टर बनने को तैयार है। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो ट्रांजैक्शन है वो रिलेटेड पार्टी के अंदर आती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जो दो दोस्त हैं, जो डायरेक्टर्स हैं वो दो दोस्त हैं आपस में, तो नहीं, दोस्ती से रिलेटेड पार्टी नहीं बन जाती। ऑप्शन बी कह रहा है कि बचपन के दोस्त हैं, जितने मर्जी बचपन के दोस्त हों फिर भी ये रिलेटेड पार्टी नहीं बनी। ऑप्शन सी कह रही है कि डायरेक्टर एक जगह डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी जिससे ट्रांजैक्शन हो रही है वहां भी डायरेक्टर है। नहीं, ये गड़बड़ हो गई, यहाँ रिलेटेड पार्टी का रिश्ता आ गया। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। दो एंटिटीज हैं, एक जो है एंटिटी का डायरेक्टर का सीईओ का दामाद भी जो है वो कुछ लगता है दूसरी कंपनी में, तो नहीं, वंस अगेन रिश्तेदारी से तो नहीं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमें लग रहा है सी, के एक डायरेक्टर जो कि दोनों जगह पाया जा रहा है, जिस ट्रांजेक्शन जिस कंपनी में दोनों में हो रही है। तो ऑप्शन सी हमें बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, एक बंदा है वो बनना चाह रहा है डायरेक्टर किसी का क्वालिफिकेशन शेयर्स की बेसिस पे। याद करें वो वाली कंडीशन है कि आपके पास अगले कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि हमारा डायरेक्टर जो भी बनेगा उसके पास फला नंबर ऑफ शेयर जरूर होने चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन हमें कौन सा लग रहा है? क्या सारे के सारे नेम जो शेयर्स हैं वो डायरेक्टर के नेम पे होंगे? नहीं, ऑप्शन ए हमें ठीक नहीं लग रहा। बी, कंपनी की मर्जी है कि वो डायरेक्टर के नाम पे करवा दे? नहीं। ऑप्शन सी, कंपनी रिक्वायर्ड है कि वो सिर्फ एक शेयर हैदर अली के नाम पे वो करे, डायरेक्टर के नाम पे करे? नहीं। और ऑप्शन डी है कि वो उतने शेयर्स उस बंदे के नाम पे रजिस्टर करवाएगी जितना जो है वो जिस कंपनी में डायरेक्टर लग रहा है उसके आर्टिकल्स में लिखा है कि इतने शेयर्स किसी के पास हों तो वो डायरेक्टर बनने के काबिल होगा। तो ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि जो है प्रोस्पेक्टस के बारे में कौन सी बात सच है। तो ए है कि कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड देना है, वो प्रोस्पेक्टस नहीं देंगे, गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि किसी और क्लास के क्लास बी के शेयर्स इशू करने हैं लेस देन 7 और मोर नॉट मोर देन 30 डेज के अंदर अंदर आप बताएंगे। हाँ, ऑप्शन बी हमें सही लग रहा है। सी, अगर किसी बंदे ने जो है साइन किया है उस प्रोस्पेक्टस पे तो ये कहा जाएगा कि अगर उसमें प्रोस्पेक्टस में कोई झूठी बात निकली तो डायरेक्टर उसके लिए जिम्मेदार है। ये भी हमें मतलब इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है तो ये भी ठीक नहीं है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि अगर कमीशन अप्रूवल दे दे तो आप 60 डेज के अंदर अंदर जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। नहीं, 60 डेज नहीं, 30 डेज है। तो बेस्ट ऑप्शन हमें लग रहा है बी। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट्स हैं, पूछा जा रहा है कौन सी वाली सच है। कि हर वो कंपनी जो लिमिटेड अपने नाम के साथ नहीं लगाना चाहती वो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए होगी? तो नहीं, हर वो कंपनी इस तरह की तो नहीं होती। लेकिन हर वो कंपनी जिसने चैरिटेबल काम करना है उसके पास ऑप्शन है कि वो अपने नाम से लिमिटेड हटा दे। तो ऑप्शन जो है ए हमें ठीक नहीं लग रहा। जो ऑप्शन टू है, ऑन रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस एनी सच कंपनी शेल नॉट सोलिसिट, यानी कि एक दफा आपका लाइसेंस जो सेक्शन 42 का लाइसेंस होता है चैरिटेबल वाला, वो अगर आपका रिवोक हो गया तो आप डोनेशंस नहीं रिसीव कर सकते। हाँ, ये बात हमें सच लग रही है, तो हम ऑप्शन बी ठीक लगा। और आखिरी इस चैप्टर का, इस पेपर का क्या सवाल है? लिस्टेड कंपनी लेस देन 7 डेज का नोटिस देके क्या नहीं कर सकती, ये उसकी बात हो रही है बुक क्लोजर की। तो बुक क्लोजर किस चीज का बुक क्लोजर होता है? मेंबर्स और डिपेंचर्स होल्डर्स के रजिस्टर्स का, उनकी बुक्स का। तो ऑप्शन डी हमें जो है वो ठीक लग रहा है। लेट्स कंटिन्यू। अगला कौन सी हमारे पास अटेम्प्ट है? सितंबर 2022। पहले एमसीक्यू में ऑल्टरेशन टू एमओए की बात हो रही है। तो कंपनी को 26 अगस्त की जो की थी ऑल्टरेशन वो कंफर्म हो गई थ्रू कमीशन। तो वहां से 30 डेज ऑनवर्ड्स लगा लें, 26 अगस्त प्लस 30 आपके पास बनेगा 24 सितंबर, ऑप्शन सी। यहाँ 31 अगस्त भी लिखा है लेकिन वो हमें कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ लिखा है। आपको जिस दिन भी पता लगे कि आपकी जो है वो ऑल्टरेशन एक्सेप्ट हो गई है उससे मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि जो आपके पास सर्कुलर आया है उसके ऊपर डेट कौन से दिन की है। तो 26 अगस्त से 30 दिन लगाएं, 24 सितंबर। नेक्स्ट, जो शेयर्स हेल्ड बाय मेंबर ऑफ पब्लिक कंपनी है, कैसे पता लगेगा कि वो किस तरह ट्रांसफर होंगे? वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। और नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि फलां कंपनी ने 8 सितंबर को जो है वो लोन वापस कर दिया। कितने दिन के अंदर अंदर उसने बताना है कि हमने लोन वापस कर दिया रजिस्ट्रार को? तो 8 सितंबर से वंस अगेन आप लगा लें 30 दिन। तो 8 सितंबर से 30 दिन भला क्या बनेंगे? आपके पास बनेगा 7 अक्टूबर। तो दैट इज द बेस्ट आंसर, ऑप्शन बी। आगे चलें। नेक्स्ट, हमसे कहा जा रहा है कि जो आपने रिपोर्ट सबमिट करानी होती है उसमें कौन सी बाइंडिंग आपके केस में, तो उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं बतानी है। तो ऑप्शन ए ऑथराइज पेड कैपिटल हो तो बताना होता है। बी, डेट्स ड्यू फ्रॉम कंट्रीब्यूटरीज, ये भी बताना होता है। ऑप्शन सी, बिजनेस प्लान एंड फोरकास्ट
भाई वाइंडिंग अप चल रही है, केड़ा बिजनेस प्लान एंड केड़ी फोरकास्ट। तो ऑप्शन सी हमें है कि हमने बिजनेस प्लान और फोरकास्ट वगैरह अब नहीं बतानी है, अब कोई फायदा नहीं है चीजें बताने का। और ऑप्शन डी है कि डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, तो ऑप्शन डी भी ठीक है। ऑप्शन सी वो है कि ये चीज आपने इंक्लूड नहीं करनी रिपोर्ट में। नेक्स्ट, सीईओ कौन कंसिडर किया जाता है? तो वो एग्जेक्टिव डायरेक्टर कंसिडर किया जाता है, यानी कि वो डायरेक्टर जिसे काम शाम भी करना पड़ता है, यानी कि बी एग्जेक्टिव डायरेक्टर। नेक्स्ट, ये हमारे पास फाइनली एक न्यूमेरिकल आ गया। अब मेरे पास टच स्क्रीन लैपटॉप तो है नहीं कि मैं आपको स्क्रीन पे सॉल्व करके दिखाऊं, लेकिन स्टिल आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर्स पकड़ लें, हम ये ज़बानी सॉल्व करते हैं। तो लॉ पहले ये कहता है कि आपने अगर ज़मीन बेच के प्रॉफिट कमाए तो उसमें से डिविडेंड नहीं देना, अगर तो आपका मेन बिजनेस, अनलेस कि आपका मेन बिजनेस है ज़मीनें बेच के पैसे कमाना। लेकिन यहाँ अपोजिट सीन है, यहाँ आपको ज़मीन बेच के लॉस हो रहा है, ठीक ठाक, मतलब 150 मिलियन का प्रॉफिट और 350 मिलियन का लॉस, तो नेट कितना लॉस हुआ? 200 मिलियन का लॉस हुआ। तो आपने टोटल जो आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल थे उसमें से 200 मिलियन का लॉस माइनस करना है। तो आपके पास टोटल अवेलेबल कितने प्रॉफिट्स थे? 400 मिलियन। उसमें से 200 मिलियन माइनस किया, पीछे कितना बचा? 200 मिलियन। तो ये 200 मिलियन वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि रिकमेंड कर सकती है कंपनी अपने डिविडेंड के लिए। इससे कम कर ले बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकती। नेक्स्ट, आपके पास है सिचुएशन के एक बंदा निकलवाना, बल्कि एक बंदा भी नहीं, वो कौन है भला? चीफ एग्जेक्टिव है। चीफ एग्जेक्टिव साहब को निकाला जा रहा है, तो कौन निकाल सकता है? लॉ कहता है कि चीफ एग्जेक्टिव को नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द डायरेक्टर जो है वो निकाल सकते हैं। तो 12 का 3/4 क्या होता है? 12 इंटू 0.75 करें कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा 9। तो 9 से कम डायरेक्टर्स उसे नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट, ये जो कंपनी है इसमें जो एक बंदा है वो दोबारा से डायरेक्टर बना। नहीं, ये तो वही सवाल दोबारा से है, ये यहाँ से ऑनवर्ड शुरू हो रहा है, सवाल नंबर 8 से। तो क्या हो रहा है सवाल में? एक बंदा जो था वो डायरेक्टर बना और उसके बाद 15 सितंबर को पता चला कि उसने चाइना जाके अपना इलाज कराना है। ऐसे मौके पर लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि आप विद इन 90 डेज जो है अपनी जगह पे किसी को ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जो एब्सेंस है वो 90 डेज से ज्यादा की है फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर तो 90 डेज के अंदर अंदर ये बंदा आ जाता है तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर सही होगा। तो 15 सितंबर से 90 डेज लगा लें जरा, क्या होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? तो कौन बताएगा? जाहिर सी बात है, बोर्ड ही है, वो डिफाइन करेगा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ऑप्शन डी हमें बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, ईयूजीएम के जो है वो अपने लेटर्स भेजने थे, तो कुछ शेयर्स यानी कि 10,000 शेयर्स 3 बंदों ने मिल के लिए हुए हैं। तो ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? तो लॉ का बड़ा मजे का रूल है कि अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं तो रजिस्टर में जिस बंदे का नाम सबसे पहले आ रहा है उसके नाम पे जो है वो लेटर जाएगा। तो ऑप्शन सी यानी कि बेस्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट, फलां कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, किस डेट से जो है वो कंसिडर किया जाएगा डिविडेंड अनाउंस हुआ था? उस डेट से जिस डेट से बोर्ड ने कह दिया कि हमने डिविडेंड अनाउंस किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोई इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है इस कंपनी की। तो ये जो साहब हैं इन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया था 30 सितंबर 2019 को। अब ये 3 साल तक इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक कंपनी ने अपने क्वार्टरली अकाउंट्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिए, क्या ये अकाउंट्स उन्हें किसी और को भी देने चाहिए थे? हाँ जी, ये अकाउंट्स उन्हें देने चाहिए थे। भला किस किस को? कमीशन को भी, एससीसीपी को भी, रजिस्ट्रार को भी, और एससीसीपी को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज को भी, मतलब पीएसएक्स को भी, स्टॉक एक्सचेंज को। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हुआ? डी बेस्ट हुआ। नेक्स्ट, एक बंदा कितनी को कंपनीज में जो है वो लिक्विडेटर एट अ टाइम लग सकता है? वो मैक्सिमम 3 कंपनीज में लग सकता है। और एक कंपनी ने किसी बंदे को जो है लिक्विडेटर लगा दिया, उसने कितने दिन तक रिपोर्ट देनी है कोर्ट को? विद इन 30 डेज। तो 9 सितंबर से 30 दिन लगाएं जरा, क्या बनेगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 सितंबर। एक और पेपर पूरा हुआ, नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। ये कौन सा है? मार्च 2022 यानी कि स्प्रिंग 2022। पहले एमसीक्यू में कोई मशीन खरीदने की बात हो रही है, 100 मिलियन की आपने मशीन खरीद ली। अब इसको पेमेंट आपने किस तरह करनी है? पहली पेमेंट आपने यानी कि 50% आपने करनी है अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग को गिरवी रखवा के कहीं से लोन लेना है, और फर्दर पेमेंट्स के लिए आपने अपनी जो इन्वेंट्री है उसे गिरवी रखवा के कोई मजीद इंस्टॉलमेंट्स करनी है। तो आपने इनमें से कौन सी वाली बात रजिस्ट्रार को बतानी है? आपने रजिस्ट्रार को दोनों ही बातें बतानी है, मॉर्गेज ओवर बिल्डिंग भी और चार्ज ओवर इन्वेंट्री भी। तो ऑप्शन बी हमें बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस जो होता है वो कौन आके देख सकता है? तो वो वैसे मेंबर्स जो है वो मुफ्ते में देख सकते हैं, और जो कोई और बंदा हो तो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फी देख के वो जो है रजिस्टर चेक कर सकता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट सेक्शन 42 यानी कि चैरिटेबल कंपनी की बात हो रही है। तो 11 मार्च को इन्होंने सारी कंप्लाइंसेस पूरी कर ली। रजिस्ट्रार को जो है वो कितने दिनों में बताना है, विद इन 14 डेज बताना है। तो 11 मार्च प्लस 14 डेज आपके पास आया आंसर 25 मार्च, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आप नेम कितनी देर के लिए रिजर्व करा सकते हैं, अप टू 90 डेज। तो 1 मार्च से 90 डेज जरा लगाएं, आपके पास आएगा आंसर 29 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हमसे कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रार को किसी ने नहीं बताया कि चार्ज जो है वो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि किसी कंपनी ने अपना लोन वापस कर दिया। वो कब रजिस्टर में एंट्री करेगा कि लोन सेटिस्फाई हो गया है? जब उसके पास कोई ना कोई एविडेंस आएगा कि जो है वो डेट पे हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक कंपनी ने अपनी सब्सिडरी के शेयर्स उठा के दे दिए दो बंदों को, दो डायरेक्टर्स को, काशिफ को और जाहिद को। क्यों दिए होंगे? तो ऑप्शन सी हमें बेस्ट लग रहा है। ये वो वाली सिचुएशन है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जो है मेंबर्स, उससे भी अगर कंपनी कम हो जाए तो फिर मतलब ऑप्शन होता है कि आप अपने जो शेयर्स हैं वो किसी को दे के अपने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वाली जो है वो कंडीशन पूरी कर दें। तो ऑप्शन सी जो हमें वो बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, डायरेक्टर ने एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि उसने जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करना है किसी कंपनी को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होगा अनलेस विद इन 90 डेज इसे रेटिफाई कर दिया जाए। रेटिफाई का क्या मतलब? डायरेक्टर्स या मेंबर्स कह देंगे ठीक है यार, जो डायरेक्टर कर रहा है ठीक कर रहा है, हमें से कोई एतराज नहीं है। तो ये कौन करेगा उसे रेटिफाई? डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में भी कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग में भी कर सकते हैं। हमें ऑप्शन लग रहा है बेस्ट बी। नेक्स्ट, कौन सी वाली कंपनी में चीफ एग्जेक्टिव उसकी बीवी या उसका हस्बैंड या उसके जो है माइनर चिल्ड्रन वो प्रोहिबिटेड, वो कंपटीशन वाला बिजनेस नहीं कर सकते? तो वो पब्लिक कंपनी के केस में होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगर ऑल्टरेशन से किसी खास लोगों के हक पर डाका डल रहा है तो वो कौन सी ऑल्टरेशन किस तरह से हो सकती है? उस जिस जो है क्लास के ऊपर डाका डल रहा है उसकी 3/4 मेजोरिटी जब तक नहीं मानती आप वो चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी हमें बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, हमसे पूछा जा रहा है कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उसमें कौन साइन करेगा। तो एक सीईओ और एक डायरेक्टर, सीईओ होता ही एक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक बंदे ने चार्ज क्रिएट करते हुए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर चार्ज क्रिएट करवा दिया। तो आपने क्यों नहीं बताना जो है रजिस्ट्रार को? याद करें, सिलेबस में एक लिस्ट गिवन है जिसके ऊपर अगर आप चार्ज क्रिएट करते हैं, शिप था वगैरह था, तो उसके ऊपर अगर आप चार्ज क्रिएट करते हैं तो आपने रजिस्ट्रार को बताना होता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उस लिस्ट में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमें बेस्ट लग रहा है कि निगोशिएबल जो है उसके ऊपर आपने जो चार्ज है उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करानी। नेक्स्ट, वाइंडिंग अप के चक्कर में कौन सी वाली लाइबिलिटी का आप कैलकुलेशन करते हैं? तो करंट भी, नॉन करंट भी, कंटिंजेंट भी, प्रोस्पेक्टिव भी, हर तरह की लाइबिलिटी। और आखिर में बात की जा रही है कि नहीं, आखिर तो नहीं, भी दो और भी हैं। पब्लिक कंपनी किस किस केस में बाउंडिंग अप बाय कोर्ट की तरफ जाएगी? तो वहां भी आपके पास सिलेबस में लिस्ट है कि ये काम कंपनी करती पकड़ी गई तो कोर्ट के पास ये पावर है कि उसे वाइंड अप कर दे, उसे बंद कर दे। जिसमें से एक पॉइंट था कि अगर आपने माइनॉरिटी मेंबर्स के खिलाफ कोई काम किया, तो ऑप्शन नंबर ए हमें नजर आ रहा है, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वाला। नेक्स्ट, आईएल वो बड़ी कंपनी है जिसने एनएल छोटी कंपनी के 60% शेयर्स खरीद लिए, उसे अपनी सब्सिडरी बना लिया। अब लॉ क्या कहता है कि जो पेरेंट है वो मेक श्योर करेगा कि उसकी जो सब्सिडरी है उसका जो है ईयर एंड और अपना पेरेंट की अपना जो ईयर एंड है वो बराबर हो, अनलेस के जो है वो बोर्ड को लगे कि मतलब कोई रीजन है इसकी वजह से दोनों बराबर नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बोर्ड ऑफ एनएल यानी कि छोटी कंपनी डिसाइड करेगा कि हमारा ईयर एंड बराबर होना चाहिए। नहीं, हमें ये ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा। ऑप्शन बी, वो कह रहा है कि जो बोर्ड ऑफ आईएल, आईएल यानी कि जो पेरेंट है, पेरेंट का बोर्ड ये इंश्योर करेगा। हाँ जी, करेगा। आईएल की तरफ से एप्लीकेशन देने पे क्या कमीशन एक्सटेंड कर सकता है फाइनेंशियल ईयर? हाँ जी, कर सकता है। एनएल की तरफ से एप्लीकेशन पे भी कर सकता है। तो हमें ऑप्शन ए जो है कि ए ही ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी ने अपने क्वार्टरली अकाउंट्स कब तक जमा कराने हैं? विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो 31 मार्च से 30 दिन लगाए जरा, आपके बनेंगे 30 अप्रैल। तो आई थिंक यहाँ तक के लिए इतना इनफ है। स्टिल अगर किसी मजीद कोई क्यूरीज वगैरह हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टाइम। अल्लाह हाफिज।